जय हिंद। मैं विकास मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूँ। तो हमने इससे पहले के लेक्चर में देखा था, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का इंट्रोडक्शन देखा था कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कौन कौन सी जल संधियाँ हैं। उसके अलावा हमने इसकी प्रमुख जो कनाडा की जो प्रमुख झीलें थी वो सब हमने देखी थी। इसके अलावा हमने बताया था कि जो उत्तरी अमेरिका की खोज थी वो 1492 ईस्वी में कोलंबस के द्वारा इसकी खोज की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? उत्तरी अमेरिका की जो खोज थी वो कोलंबस के द्वारा 1492 ईस्वी में की गई थी। इसके नामकरण के बारे में हमने बताया था कि जो इसका नामकरण हुआ था वो कैसे हुआ था। जो इसका नामकरण हुआ था उसका पुर्तगाली नाविक था जो यहाँ सबसे पहले पाया गया था, जिसका नाम था अमेरिको वेस्पुस्सी। तो अमेरिको वेस्पुस्सी के नाम पर इसका नामकरण भी क्या पड़ा? उत्तरी अमेरिका पड़ा था। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने देखी थी। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन के रूप में हमने देखा था कि कनाडा की प्रमुख जो झीलें हैं वो कौन कौन सी हैं, तो वो हमने देखा था। आज हम देखेंगे कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं। लगभग 10-11 झीलें हैं इस देश में। इस महाद्वीप में लगभग 10 से 11 झीलें हैं, वो झीलें। और इसकी प्रमुख जल संधियां कौन कौन सी हैं, वो सारी जल संधियां और उनकी विशेषताएं आज के लेक्चर में हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इसकी झीलों से शुरू करते हैं। तो ये जो झीलें बनी हुई हैं, उससे पहले मैं कुछ चीज़ बता देता हूँ। अभी पिछले लेक्चर में मैंने एक चीज़ बोल दी थी, अक्षांश रेखा देशांतर रेखा को जो उसका एक्सप्लेन है वो मैंने मिस कर दिया था। तो मैंने बताया था कि जो 23.5 डिग्री कर्क रेखा है और एक और रेखा है 23.5 डिग्री कर्क रेखा, ये मैक्सिको से होते हुए जाती है और क्यूबा इसके दक्षिण में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? पूछा जाता है कि जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा के क्यूबा उत्तर में है कि दक्षिण में है, तो कहाँ है? कर्क रेखा के दक्षिण में है। इसके अलावा पूछा जाता है कि बहामास कहाँ है, तो बहामास कर्क रेखा के उत्तर में है। तो ये कर्क रेखा से रिलेटेड ये फैक्ट है। कहाँ से होकर के गुजरता है? मैक्सिको के उत्तरी अमेरिका के किस देश से होकर गुजरता है? तो मैक्सिको से होकर के गुजरता है। और इसके बाद मैंने बताया कि क्यूबा इसके दक्षिण में है, कर्क रेखा के दक्षिण में है। ठीक है, और ये बहामास और बर्मुडा ट्रायंगल जो हम पढ़ते हैं वो कहाँ है? तो बहामास और बर्मुडा ट्रायंगल जो है वो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ठीक है, ये अवस्थिति है, इनकी अवस्थिति को लेकर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। एक क्वेश्चन ये है कि 49 डिग्री ये अक्षांश रेखा है। 49 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, इसकी खास बात यह है कि ये यूएसए और कनाडा को विभाजित करने का कार्य करती है। ठीक है, देख रहे होंगे आप कि ये यूएसए और कनाडा की सीमा से होकर के गुजर रही है। तो ये यूएसए और कनाडा की सीमा को या यूएसए और कनाडा को विभाजित करने का कार्य करती है। ठीक है, कौन सी रेखा? 49 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है, 49 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये यूएसए और कनाडा को अलग करती है। और 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, ये क्या काम करती है? तो 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, ये मैक्सिको और क्यूबा और बहामास के बीच से होकर के गुजरती है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे मैंने एक बनाई हुई है 100 डिग्री पर बनाई हुई है, यह एक देशांतर रेखा है। ठीक है, 100 डिग्री पर मैंने एक ये देशांतर रेखा बनाई हुई। इसकी खास बात क्या है? खास बात यह है कि ये कनाडा, यूएसए और मैक्सिको को बराबर विभाजित करते हुए जाती है। पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी रेखा है, कौन सी ऐसी देशांतर रेखा है जो कि कनाडा, यूएसए और मैक्सिको को विभाजित करने का कार्य करती है। तो हमें बताना है 100 डिग्री देशांतर रेखा है। 100 डिग्री देशांतर रेखा है जो कनाडा, यूएसए और मैक्सिको को विभाजित करने का कार्य करती है। इसी तरीके से मैंने बताया 49 डिग्री अक्षांश रेखा, ये क्या काम करती है? जो 49 डिग्री अक्षांश रेखा है वो कनाडा और यूएसए को विभाजित करने का कार्य करती है। और 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा किस देश से होकर के निकलती है? तो मैक्सिको, उत्तरी अमेरिका के मैक्सिको से होकर के गुजरती है। ठीक है, तो ये हो गई कुछ रेखाओं से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में मैंने बता दिया। बेसिकली आप इसको ऐसे ही नोट कर लीजिएगा कि 49 डिग्री रेखा कनाडा और यूएसए को विभाजित करने का कार्य करती है, मध्य से होकर के निकलती है। और ठीक इसी तरीके से 100 डिग्री देशांतर रेखा है, ये क्या करती है? ये कनाडा, यूएसए और मैक्सिको को विभाजित करने का कार्य करती है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। आज मैंने बोला कि आज हम देखेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जो सारी इंपॉर्टेंट झीलें हैं वो सारी आज हम कवर करेंगे। तो झीलों से शुरू करते हैं। मैंने उस दिन अभी
इसके बारे में एक ब्रीफ में बताया था कि कौन कौन सी झीलें हैं और उससे कौन कौन सी नदियां निकलती हैं, वो सारी चीज़ें बताई थी। आज हम उसको वापस से एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहली झील है आपकी कनाडा में स्थित है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है ग्रेट बियर। ठीक है, क्या नाम है? ग्रेट बियर झील। क्या नाम है इसका? ये वाली झील है, सबसे पहली झील है, नाम है ग्रेट बियर झील। ठीक है, ग्रेट बियर झील है। ग्रेट बियर झील की खास बात क्या है? ग्रेट बियर झील की दो खास बातें। पहला कि ये कनाडा देश पे स्थित है। उत्तर की ओर से आने पर उत्तरी कनाडा की सबसे पहली झील है। क्या है? उत्तरी कनाडा की सबसे पहली झील है और कनाडा में स्थित झील है। और तीसरी बात यह है कि ग्रेट बियर झील से होके आर्कटिक वृत्त गुजरता है। आर्कटिक वृत्त समझ लीजिए बेसिकली वो हिस्सा है जिससे मिला करके एक छोटा क्षेत्र बोला जाता है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो उसी तरीके से एक रेखा गुजरती है जो कहलाती है क्या? आर्कटिक वृत्त कहलाती है। ठीक है, तो वो आर्कटिक वृत्त जो होता है वो कहाँ से होकर गुजरता है? आर्कटिक वृत्त जो है वो ग्रेट बियर झील से होकर के गुजरता है। तो यहाँ से आर्कटिक वृत्त आता है। और आर्कटिक वृत्त को समझेंगे कि कैसे है आर्कटिक वृत्त की संरचना, तो लगभग कुछ इस तरीके से है इसकी संरचना। ठीक है, इस तरीके से इसकी कुछ संरचना है। ये आर्कटिक वृत्त की मैंने कुछ इस तरीके से संरचना बनाई है, ब्लू डॉट में बनाई है मैंने। आर्कटिक वृत्त है। तो जो ये आर्कटिक वृत्त है, आर्कटिक वृत्त कहाँ कहाँ से होकर के गुजरता है? तो अलास्का, कनाडा, बैफिन द्वीप और ग्रीनलैंड द्वीप से होकर के गुजरता है। तो इस तरीके से ग्रेट बियर जो झील है, ग्रेट बियर झील से कौन सा वृत्त होकर के गुजरता है? तो ग्रेट बियर झील से होकर के गुजरता है आर्कटिक वृत्त। ठीक है, ये दो महत्वपूर्ण चीजें हो गई। इसके बाद दूसरी झील है, इसके बाद मैंने दूसरी झील बताई थी, कौन सी? सिलेब झील। क्या बताई थी? सिलेब झील बताई थी। सिलेब झील की खास बात क्या है? सिलेब झील की खास बात यह है कि ये भी कनाडा में स्थित है। उत्तर की ओर आने से ये दूसरी कनाडा की दूसरी झील है क्रम में। उत्तर से दक्षिण की ओर आने पर दूसरी झील है ये। और खास बात यह है कि इससे कनाडा की सबसे लंबी नदी जो है, कनाडा की सबसे लंबी नदी है मैकेंजी नदी। तो मैकेंजी नदी का उद्गम होता है किससे? सिलेब झील से मैकेंजी नदी का उद्गम होता है। ठीक है, तो ये इसकी खास बात हो गई। इसके बाद आते हैं तीसरी झील। 5 झीलें हैं, कनाडा में स्थित है। फिर तीसरी झील है अथावास्का। अथावास्का झील है। ठीक है, तो ये अथावास्का झील है। तीसरी झील कौन सी हो जाएगी? अथावास्का। तो ये कहाँ स्थित है? ये कनाडा में स्थित है। इसकी यही खास बात है, या इसकी और कोई अन्य दूसरी विशेषता नहीं है। फिर तीसरी आते हैं चौथी झील आती है रेनडियर झील। कौन सी है? रेनडियर झील है। ठीक है, कौन सी झील है? रेनडियर झील है। रेनडियर झील की खास बात है, रेनडियर झील जो है इससे एक नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी है? तो इससे नदी का उद्गम होता है चर्चिल। कौन सी नदी है? चर्चिल नदी। ठीक है, तो रेनडियर झील से चर्चिल नदी का उद्गम होता है। रेनडियर नाम से एक चीज और याद रखिएगा, रेनडियर नाम का ही एक ज्वालामुखी है। कहाँ स्थित है? अमेरिका में स्थित है। दो ज्वालामुखी है, एक है रेनडियर और दूसरा है शाइस्ता ज्वालामुखी। दोनों सुसुप्त ज्वालामुखी है। तो रेनडियर झील भी है, कहाँ स्थित है? कनाडा में स्थित है, जिससे चर्चिल नदी का उद्गम होता है। इसी तरीके से रेनडियर ज्वालामुखी भी है, कहाँ स्थित है? रेनडियर ज्वालामुखी है यूएसए में स्थित है, एक सुसुप्त ज्वालामुखी है। ठीक है, इसको मैं बाद में लिखाऊंगा, अभी मैंने बता दिया सिर्फ। इसके बाद आती है पांचवी झील। पांचवी झील कौन सी है? विनिपेग झील।
कौन सी झील है? विनिपेग, विनिपेग झील। विनिपेग झील की खास बात क्या है कि विनिपेग झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है नेल्सन नदी। क्या नाम है? नेल्सन नदी, ठीक है, नेल्सन नदी है। तो दो तीन चीजें याद रखनी है, क्या क्या? एक तो इन झीलों की स्थिति कहाँ से है, बेसिकली स्थिति से ही क्वेश्चन आते हैं कि फला झील कौन सी जगह पे स्थित है, ठीक है। तो अपन को याद रखना है कि ग्रेट बियर झील, ग्रेट बियर, सिलेब, अथावास्का, रेनडियर और विनिपेग, ये पांचों झीलें कहाँ स्थित है? कनाडा में स्थित है। अब आता है क्रम, उत्तर से दक्षिण के लिए क्रम सजाने के लिए आ जाएगा कि कौन सी झील उत्तर से दक्षिण के क्रम में है, तो वो भी याद रखना है। सबसे पहले है ग्रेट बियर झील, फिर दूसरी है सिलेब झील, फिर तीसरी है अथावास्का, चौथी है रेनडियर और पांचवी है विनिपेग। इस तरीके से 5 झीलें हैं, ठीक है। इस तरीके से ये 5 झीलें हैं। ग्रेट बियर झील की क्या विशेषता मैंने बताई? ग्रेट बियर झील की मैंने विशेषता बताई कि ग्रेट बियर झील कनाडा में स्थित है। उत्तर की ओर आने से सबसे पहली झील पड़ती है, सबसे उत्तरी कनाडा की सबसे पहली झील है ग्रेट बियर झील, और इससे आर्कटिक वृत्त होकर के गुजरता है, ठीक है, आर्कटिक वृत्त होकर के गुजरता है, ये मैंने बताया। इसके बाद दूसरी झील मैंने बताई सिलेब झील है। सिलेब झील दूसरी झील है, उत्तर से दक्षिणी क्रम में दूसरी झील है सिलेब झील, ठीक है। खास बात क्या है? खास बात यह है कि इससे कनाडा की सबसे लंबी नदी, कौन सी नदी? कनाडा की सबसे लंबी नदी मैकेंजी नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी है? मैकेंजी। कौन सी नदी है? मैकेंजी नदी का उद्गम होता है किससे? सिलेब झील से। सिलेब झील से होकर के आती है मैकेंजी नदी। फिर इसके बाद आती है अथावास्का। अथावास्का की बस स्थिति याद रखिएगा कि उत्तर से दक्षिणी क्रम में ये तीसरी झील है और कनाडा में स्थित झील है, ठीक है। फिर इसके बाद आती है रेनडियर झील। रेनडियर झील की खास बात क्या है? रेनडियर झील से एक नदी का उद्गम होता है, नाम है चर्चिल नदी, ठीक है, चर्चिल नदी का उद्गम होता है रेनडियर झील से। फिर इसके बाद 5वीं झील है विनिपेग झील। विनिपेग झील से नेल्सन नदी का उद्गम होता है। ये सारी झीलें हो गई, ठीक है। ये कहाँ की है? कनाडा की झीलें हैं। तो कनाडा की प्रमुख झीलें हैं, ये सारी झीलें हमने नोट कर ली। अब इसको चलिए लिखते हैं। तो ये हो गई उत्तरी अमेरिका में कनाडा की प्रमुख झीलें मैंने लिखी हुई हैं। ये सारी, ये 5 झीलों की थ्योरी है जो हमें नोट करनी है। सबसे पहले मैंने बताया ग्रेट बियर झील है ना। कौन सी झील है? सबसे पहले ग्रेट बियर झील, यह उत्तरी कनाडा में स्थित पहली झील है। इस झील से होकर आर्कटिक वृत्त गुजरता है। क्या गुजरता है? आर्कटिक वृत्त गुजरता है। आपको मैप में क्या बना लेना है? कनाडा का मैप बना लेना है। कनाडा वर्ष का मैप बना लीजिएगा या उत्तरी अमेरिका का मैप बना लीजिएगा। ये पांचों झीलें आपको इस तरीके से दर्शा लेनी है, ठीक है, 5 झीलें दर्शा लेनी है। पहली झील मैंने बता दी ग्रेट बियर झील है, ठीक है। ग्रेट बियर झील से आर्कटिक वृत्त होकर के उछलता है और उत्तरी कनाडा में स्थित ये पहली झील है, ठीक है। फिर दूसरी झील मैंने कौन सी बताई है? दूसरी झील मैंने बताई है सिलेब झील। यह उत्तरी कनाडा में स्थित दूसरी झील है, ठीक है। और इससे सिलेब झील से कनाडा की सबसे लंबी नदी, याद रखिएगा, कनाडा की सबसे लंबी नदी ये है। कौन सी? कनाडा की सबसे लंबी नदी मैकेंजी नदी, ठीक है। कौन सी नदी? मैकेंजी नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी है ये? तो ये मैकेंजी नदी है, ठीक है, ये मैकेंजी नदी है। तो कनाडा की सिलेब झील से मैकेंजी नदी का उद्गम होता है, ठीक है। कनाडा की सिलेब झील से मैकेंजी नदी का उद्गम होता है। फिर उन्होंने बताया है कि ये मैकेंजी नदी झील से प्रवाहित होते हुए कहाँ जाती है? झील से प्रवाहित होते हुए उत्तर की ओर जाके अपना मुहाना कहाँ बनाती है? अपना मुहाना जाके उत्तर में ब्यूफोर्ट सागर में बनाती है। अपना मुहाना ब्यूफोर्ट सागर में बनाती है, ठीक है। तो ये दूसरी झील हो गई कनाडा की। फिर तीसरी झील मैंने बताई है अथावास्का झील। अथावास्का झील के बारे में कुछ खास बात नहीं है, बस ये याद रखना है कि ये क्रम में तीसरी और कनाडा में स्थित झील है, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने बताई है रेनडियर झील, ठीक है। रेनडियर झील के बारे में खास बात क्या है कि रेनडियर झील से होकर ही एक नदी है, क्या नाम है? चर्चिल नदी, ठीक है, नाम है चर्चिल नदी। तो रेनडियर झील से होकर ही चर्चिल नदी का उद्गम होता है, ठीक है। रेनडियर झील से होकर ही किसका उद्गम होता है? तो रेनडियर झील से होकर ही चर्चिल नदी का उद्गम होता है, ठीक है। तो ये याद रखिए कि रेनडियर झील से होकर ही चर्चिल नदी का उद्गम होता है।
मैप आप ऐसे ही बना लीजिएगा जिस तरीके से मैंने बनाया है। चर्चिल नदी का उद्गम होता है किससे? रेनडियर झील से चर्चिल नदी का उद्गम होता है, और ये पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए कहाँ जाकर, पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए जाके अपना मुहाना हडसन की खाड़ी में बनाती है। ठीक है, पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए जाके अपना मुहाना कहाँ बनाती है? हडसन की खाड़ी में बनाती है। तो ये हो जाएगी चर्चिल नदी। चर्चिल नदी अपना मुहाना हडसन की खाड़ी में बनाती है। ठीक है, इस तरीके से मैप ड्रॉ कर लेना है आपको। इसके बाद है विनिपेग झील। ठीक है, विनिपेग झील की खास बात क्या है? विनिपेग झील से होकर के नेल्सन नदी का उद्गम होता है। यह क्रम की दृष्टि में कौन सी है? पांचवी झील है। उत्तर से दक्षिण के क्रम में कौन सी झील है? उत्तर से दक्षिण के क्रम में ये पांचवी झील है। ठीक है, कौन सी? विनिपेग झील। विनिपेग झील से नेल्सन नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी है ये? तो नेल्सन नदी है। ठीक है, नेल्सन। ठीक है, नेल्सन। तो नेल्सन नदी का उद्गम होता है किससे? विनिपेग झील से, जो पूर्व की ओर प्रवाहित होकर अपना मुहाना कहाँ बनाती है? पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए अपना मुहाना हडसन की खाड़ी में बनाती है। ठीक है, याद रखना है। और विनिपेग झील में एक खास बात और है जिसके लिए विश्व प्रसिद्ध है। खास बात क्या है कि विनिपेग झील में सर्वाधिक किसका उत्पादन होता है? सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है विनिपेग झील में। तो विनिपेग झील में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होने के कारण इस झील को क्या कहा जाता है? इस झील के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? गेहूं की मंडी। ठीक है, यहाँ पास मैंने लिखा है क्या कहा जाता है? गेहूं की मंडी। तो पूछा जाए कि कर्नाटक में किस झील के क्षेत्र को या किस क्षेत्र को गेहूं की मंडी कहा जाता है? तो विनिपेग झील के क्षेत्र को गेहूं की मंडी कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार अभी जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अभी, सुपीरियर झील का ये 5 ग्रेट लेक्स का जो क्षेत्र है, 5 ग्रेट लेक्स का जो क्षेत्र है, इसमें सर्वाधिक किसका उत्पादन होता है? तो इसमें सर्वाधिक उत्पादन होता है सोयाबीन का। तो इसे 5 ग्रेट लेक्स के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? सोयाबीन की मंडी कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? सोयाबीन की मंडी कहा जाता है। तो इस तरीके से कनाडा की प्रमुख झीलें हो गई और ये प्रमुख थ्योरी हो गई। अब मैं साइड हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ये वाला मैप जो है ये ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, इसको एज इट इज इसी तरीके से बना लेना है, थ्योरी भी इसी तरीके से नोट कर लेनी है और मैप भी इस तरीके से बना लेना है। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नहीं होगा तो वीडियो को पॉज करके और इसका सारा जितनी थ्योरी है ये नोट कर लीजिएगा और इस तरीके से इसका मैप जो है वो ड्रॉ कर लीजिएगा। अब पढ़ते हैं इसकी आगे की झीलें पढ़ते हैं। कौन सी झीलें आएंगी? अब आगे जो झीलें हैं ये 5 झीलें हैं। कर्नाटक की प्रमुख 5 झीलें हो गई ये। अब 5 झीलें ये वाली क्षेत्र की हैं। कौन कौन सी? यहाँ पे मैंने 5 झीलें बनाई हैं। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी और ओंटेरियो। ये यूएसए की सबसे इंपॉर्टेंट 5 झीलें हैं। कैसी झीलें हैं? मीठे पानी की झीलें हैं। ठीक है, कौन सी झीलें हैं ये मीठे पानी की झीलें हैं। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? खास बात क्या है? खास बात यह है इनकी कि जो इन 5 झीलों का जो क्षेत्र है इसे क्या कहा जाता है? तो इन्हें 5 ग्रेट लेक्स कहा जाता है। 5 झीलें मीठे पानी की झीलें हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें 5 झीलें कौन कौन सी हैं? पहली है सुपीरियर, दूसरी है मिशिगन, तीसरी है ह्यूरन, चौथी है इरी और 5वीं है ओंटारियो। ठीक है, इस प्रकार ये 5 झीलें हैं। तो 5 झीलों को मैं समझाता हूँ। इसको मैं मिटा दूं फिर उसके बाद मैं समझाता हूँ 5 झीलों को। तो ये बनाई है मैंने 5 झीलें बनाई हैं। ठीक है, ये 5 झीलें बनी हुई हैं। कौन सी झीलें हैं? ये वाली झीलें हैं। ठीक है, ये वाली झीलें हैं। उत्तर का जो क्षेत्र कहलाता है, इसके ऊपर जो वाला हिस्सा है वो है आपका कनाडा। कौन सा है? कनाडा है। ठीक है, ऊपर जो हिस्सा है वो आता है कनाडा और नीचे जो हिस्सा है वो आता है आपका यूएसए। ठीक है, कौन सा है आपका? यूएसए। ठीक है, तो ये झीलें हैं, समझिएगा इनको। ये 5 झीलें हैं। कौन कौन सी? सबसे पहली है सुपीरियर, दूसरी है सुपीरियर के बाद मिशिगन, मिशिगन के बाद है ह्यूरन, ह्यूरन के बाद है इरी, इरी के बाद में है ओंटारियो। तो इनके नाम लिख लेते हैं।
अभी मैं समझा रहा हूँ, उनके बाद समझाने के बाद मैं इसकी थ्योरी लिखाऊंगा, ठीक है, समझने के लिए है। सबसे पहली झील है सुपीरियर, सुपीरियर, सुपीरियर के बाद ये वाली है मिशिगन, मिशिगन के बाद ये है ह्यूरॉन, ठीक है, फिर ये हो जाएगी ईरी, और ये वाली हो जाएगी ओंटेरियो, ओंटेरियो। तो इस प्रकार से 5 झीलें हैं, ठीक है, इस प्रकार से कैसी झीलें, ये 5 झीलें हैं, ठीक है। सबसे पहले आती है, इससे क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं ये देखते हैं। तो इससे क्वेश्चन कुछ आते हैं 3-4 तरीके के आते हैं। पहले तो आते हैं क्रम से रिलेटेड, ठीक है, फिर दूसरी आती है आकार, फिर तीसरी आती है प्रकृति, फिर आती है नहरें, इनकी नहरें, सबसे पहले मैंने बताया क्रम, फिर हो जाएगा आपका आकार, ठीक है, आकार के बाद हो जाएगा प्रकृति, प्रकृति के बाद हो जाएंगी नहरें, और फिर ये 4 हो गई। फिर इसके अलावा इनकी अन्य कुछ और विशेषताएं रह जाती हैं, वो अन्य विशेषताओं से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इससे रिलेटेड 4 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और एक और आता है स्थिति को लेकर के क्वेश्चन आता है, ठीक है, स्थिति, स्थिति को लेकर के इनके क्वेश्चन आता है। तो इस तरीके से 5-6 पॉइंट में इन झीलों को, ये जो मैप में मैंने ड्रॉ की है, ये 5 झीलें हैं, इन 5 झीलों को यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले स्थिति की बात आती है, तो स्थिति से समझिए कैसी है इसकी स्थिति। सुपीरियर, सुपीरियर के बाद ह्यूरॉन, ह्यूरॉन के बाद इरी, और इरी के बाद लास्ट में ओंटेरियो। ये 5 झीलें जो हैं मैंने बनाया है, उत्तर में है कनाडा, दक्षिण में है यूएसए, ठीक है। तो ये जो 5 झीलें हैं सुपीरियर, ह्यूरॉन, इरी और ओंटेरियो, ठीक है, ये 5 झीलों में, ये पांचों झीलों में जो 4 झीलें ऊपर की जो झीलें हैं, मिशिगन को छोड़ दे तो ये चारों झीलें यूएसए और कनाडा दोनों में विस्तृत है, ठीक है। इनका जो विस्तार है वो कहाँ है, कनाडा और यूएसए दोनों में है। अगर आप यहाँ मैप में देखेंगे तो उत्तर में कनाडा है, नीचे यूएसए है, तो दोनों की सीमा में है, ठीक है। तो इनका जो विस्तार है सुपीरियर, मिशिगन को छोड़ देंगे तो ह्यूरॉन और इरी, ओंटेरियो, इस प्रकार से चारों झीलें जो हैं वो यूएसए और कनाडा दोनों की सीमा में स्थित है, ठीक है। तो इस तरीके से हो गई इनकी स्थिति। मिशिगन को लेकर के क्वेश्चन आता है। जनरली हम सोचते हैं कि 5 झीलें यूएसए और कनाडा की सीमा में स्थित है, नहीं। मिशिगन जो झील है, मिशिगन झील 5 ग्रेट लेक्स में से एक लौती झील है जो पूरी तरीके से यूएसए में स्थित है। अगर आप मैप में देखेंगे तो ये मैप में मैंने बनाई हुई है यूएसए और कनाडा की सीमा। तो इसमें जो ये है मिशिगन झील है, ये पूरी तरीके से कहाँ स्थित है, यूएसए में स्थित है, ठीक है। तो पूछा जाए कि कौन से झील पूरी तरीके से यूएसए में स्थित है 5 झीलों में से, तो हमारा जवाब होगा मिशिगन झील। मिशिगन झील पूरी तरीके से कहाँ स्थित है, यूएसए में स्थित है, ठीक है। तो ये हो गए इनकी स्थिति। अब क्रम को लेकर के क्रम आता है कि पूरब से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर इनका क्रम सजाइए, ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाएगा। तो हमें याद रखना है कि इनका क्रम ऐसे याद करना है, सुपीरियर, सुपीरियर के बाद मिशिगन, मिशिगन के बाद ह्यूरॉन, ह्यूरॉन के बाद इरी, और इरी के बाद लास्ट में ओंटेरियो। इस प्रकार से इनका क्रम याद करना है, ठीक है। क्रम सजाने को लेकर के क्वेश्चन आ जाता है बहुत। सबसे ज्यादा लेख में से अगर कहीं क्वेश्चन आते हैं झील में से, सबसे ज्यादा इन्हीं झीलों में से आते हैं, ठीक है। तो हमें क्रम याद रखना है, झीलों का क्रम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी मैंने बताया था कि इनका उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम याद रखना है, इसी तरीके से इनका पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर लगाने के लिए क्रम आ जाएगा। तो ये क्रम में याद रखना है कि सबसे पहले सुपीरियर, सुपीरियर के बाद मिशिगन, मिशिगन के बाद ह्यूरॉन, ह्यूरॉन के बाद इरी, इरी के बाद ओंटेरियो, ठीक है। इस तरीके से ये 5 झीलों का क्रम में याद रखना है। फिर आती है आकार। अगर आकार में आप देख पा रहे होंगे तो मैंने 5 झीलों का जो आकार है वो अलग अलग बनाया है।
सबसे पहले सबसे बड़ी झील है सुपीरियर, सुपीरियर के बाद दूसरी सबसे बड़ी झील है ह्यूरॉन, ह्यूरॉन के बाद तीसरी सबसे बड़ी झील है मिशिगन, मिशिगन के बाद चौथी सबसे बड़ी झील है इरी, और इरी के बाद पांचवी जो सबसे छोटी झील है वो कौन सी है, ओंटेरियो। इस प्रकार से पांच झीलों को आकार से लेकर के जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि इनमें से सबसे छोटी सबसे बड़ी कौन सी झील है। तो सबसे बड़ी झील है सुपीरियर, सुपीरियर के बाद है ह्यूरॉन, ह्यूरॉन के बाद है मिशिगन, मिशिगन के बाद है इरी, और इरी के बाद है ओंटेरियो। ठीक है, तो ये हो गया आकार से रिलेटेड इनका क्रम, मैं लिखाऊंगा अभी, मैं समझा रहा हूँ। फिर प्रकृति, इन पांचों झीलों की प्रकृति कैसी है, प्रकृति से लेकर के क्वेश्चन आते हैं। तो याद रखना है कि पांचों झीलें कैसी हैं, मीठे पानी की झीलें हैं। ठीक है, पांचों झीलें कैसी हैं, पांचों झीलें मीठे पानी की झीलें हैं। अब आते हैं नहरों के ऊपर। नहरें क्या है, तो इन पांचों झीलों को आपस में जोड़ने के लिए, पांचों नहीं कहेंगे चारों झीलों को, मिशिगन झील चूंकि यूएसए में है तो इसको नहीं जोड़ा गया है। चार जो झीलें हैं सुपीरियर, ह्यूरॉन, इरी और ओंटेरियो, इन चारों झीलों को आपस में जोड़ने के लिए नहरें बनाई गई हैं। कौन कौन सी नहरें हैं वो देखिएगा। सुपीरियर झील और ह्यूरॉन झील को आपस में जोड़ने के लिए जो नहर बनाई गई है उस नहर को बोलते हैं क्या, सुनहर। कौन सी नहर, सुनहर। ठीक है, इसी तरीके से ह्यूरॉन और इरी को आपस में जोड़ने के लिए जो नहर बनाई गई है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है इरी नहर। ठीक है, क्या कहा जाता है, इरी नहर। और इसी तरीके से इरी और ओंटेरियो को आपस में जोड़ने के लिए जो नहर बनाई गई है उसे कहा जाता है वेललैंड नहर। कौन सी नहर, वेललैंड नहर। ठीक है, तो ये हो गया नहर से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, पूछा जाए कि सुनहर किन दो झीलों को जोड़ती है, तो सुनहर जो है वो सुपीरियर और ह्यूरॉन झीलों को जोड़ती है। ठीक है, उसी तरीके से पूछा जाए कि इरी नहर किन दो झीलों को जोड़ती है, तो इरी नहर ह्यूरॉन और इरी झील को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। किसको, ह्यूरॉन और इरी झील को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। इसी तरीके से वेललैंड नहर है वो इरी और ओंटेरियो झील को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। किसको, इरी और ओंटेरियो झील को आपस में जोड़ने का कार्य करती है वेललैंड नहर। ह्यूरॉन नहर है इरी और ह्यूरॉन को जोड़ने का कार्य करती है, और सू नहर है सुपीरियर और ह्यूरॉन को जोड़ने का कार्य करती है। तो इस तरीके से इसका भी क्रम याद रखना पड़ेगा, सू नहर, इरी नहर और वेललैंड नहर का। इस तरीके से ये क्वेश्चंस आते हैं किससे, ये क्वेश्चंस आते हैं झीलों से। इसके अलावा यहीं पर नहीं खत्म होता, इसके अलावा इनकी कुछ अपनी विशेषताएं भी हैं, वो भी याद रखनी है। अब विशेषताएं कौन कौन सी हैं, तो सुपीरियर झील के क्षेत्र में एक रेंज है जिसका नाम है मेसाबी रेंज। मेसाबी रेंज, ठीक है, मेसाबी रेंज। ये मेसाबी रेंज का विकास हुआ है सुपीरियर झील, और सुपीरियर झील के क्षेत्र में मेसाबी रेंज का विकास हुआ है। कहाँ पे, सुपीरियर झील के क्षेत्र में। और इस झील के क्षेत्र में मेसाबी रेंज का विकास होने से क्या हुआ है, विकास होने से ये हुआ है कि यहाँ पर लोहा, तांबा व एल्यूमिनियम ठीक है, मेसाबी रेंज का विकास हुआ है जिससे यहाँ पे लोहा, तांबा और एल्युमिनियम का भारी मात्रा में क्या होता है, उत्पादन किया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से मिशिगन झील जो यूएसए में है, वहां पे क्या है, मिशिगन झील जो यूएसए में है, यहाँ पे एक शहर है जिसका नाम है, सुना होगा आपने, शिकागो। क्या है, शिकागो। शिकागो शहर है। ठीक है, शिकागो शहर की खास बात क्या है कि शिकागो शहर मिशिगन झील के क्षेत्र में है। इसे क्या कहा जाता है, इसमें विश्व की मांस मंडी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, विश्व की मांस मंडी। ठीक है, इसे विश्व की मांस मंडी कहा जाता है। तो शिकागो शहर का विकास हुआ है मिशिगन झील के क्षेत्र में। इसे विश्व की मांस मंडी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे विश्व में सर्वाधिक मांस का उत्पादन किया जाता है। शिकागो शहर, जहाँ पे स्वामी विवेकानंद गए थे धर्म सम्मेलन के दौरान। इसके बाद ऐसे ही
एक और रेंज का विकास हुआ है यहाँ पे, जिसका नाम है सडबरी रेंज। कौन सी रेंज है? सडबरी रेंज का विकास हुआ है। सडबरी रेंज का विकास हुआ है, जिससे यहाँ पर किस चीज का सर्वाधिक उत्पादन होता है? जिससे यहाँ पे लोहा व निकेल का, किसका? लोहा व निकेल। ठीक है, सडबरी रेंज का विकास हुआ है, ह्यूरॉन झील के क्षेत्र में हुआ है, जिससे यहाँ पे लोहा व निकेल का भारी मात्रा में उत्पादन होता है। कहाँ पे? सडबरी रेंज, ह्यूरॉन झील के अंतर्गत। ठीक है, फिर इसके बाद आता है इरी। इरी झील में किस चीज का विकास हुआ है? तो इरी झील के क्षेत्र में एक शहर है जिसका नाम है डेट्रियाट। डेट्रियाट शहर है। ठीक है, डेट्रियाट शहर का विकास हुआ है। इसे क्या कहा जाता है? डेट्रियाट शहर को द मोटर सिटी क्या कहा जाता है? ठीक है, तो डेट्रियाट शहर है, इरी झील के अंतर्गत आता है, इरी झील के पास स्थित है डेट्रियाट शहर। इसे द मोटर सिटी कहा जाता है। द मोटर सिटी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा किसका उत्पादन होता है? सबसे ज्यादा यहाँ पे गाड़ी वाहनों का निर्माण किया जाता है, इसलिए इसे द मोटर सिटी के नाम से जाना जाता है। ओंटेरियो झील के बारे में एक खास बात है। ओंटेरियो झील के बारे में खास बात यह है कि इसके अंतर्गत कनाडा में किसका उत्पादन होता है? इसके अंतर्गत कनाडा में सोने का उत्पादन किया जाता है। किसका? सोने का उत्पादन किया जाता है। जी, इसको यहीं पे लिख देते हैं, ओंटेरियो झील के अंतर्गत सोने का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो ओंटेरियो झील के अंतर्गत, ओंटेरियो झील में किसका होता है? सोने का उत्पादन होता है। ठीक है, किसका? सोने का। ठीक है, इस प्रकार से ये क्षेत्र हो गया। तो ये मैंने बता दिया 5 ग्रेट लेक्स के बारे में, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, इनकी अपनी क्या क्या विशेषताएं हैं, ये सारी चीजें मैंने बता दी। तो एक बार वापस से समझ लेते हैं। 5 ग्रेट लेक्स हैं, इनका विकास जो हुआ है वो यूएसए, कनाडा और यूएसए दोनों के मध्य में हुआ है। ठीक है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं? अगर इसको आप सीक्वेंस को याद रखेंगे तो याद रखने में भी आसानी होगी। जैसे ये है कि स्थिति कहाँ है, तो इन चारों 5 झीलों में से मिशिगन झील जो है वो कहाँ स्थित है? बेसिकली ये स्थित है यूएसए में, बाकी चारों झीलें यूएसए और कनाडा दोनों की सीमा पर स्थित है। फिर इसके बाद मैंने क्रम बताया, क्रम भी याद रखना है। जैसे मैंने उत्तर वाली ऊपर की कनाडा की 5 झीलों का क्रम याद रखने के लिए कहा है, उसी तरीके से इन झीलों का भी क्रम याद रखना है, पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर की सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, एरी और ओंटेरियो, ये 5 झीलों का क्रम है, इसको भी याद रखना है। फिर इसके बाद मैंने बताया आकार से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। आकार, इसमें सबसे बड़ी मीठे पानी की 5 झीलों में से सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, सबसे छोटी झील कौन सी है, या 2-3 नाम दे देगा कि इनमें छोटी झील पहचानी है, बड़ी झील पहचानी है, तो ये हमें याद रखना है। तो इसमें सुपीरियर झील सबसे बड़ी है। सुपीरियर के बाद मैंने आप भी ऐसे जब मैप या चित्र ड्रॉ करिएगा तो ऐसे ही ड्रॉ करिएगा और इसी तरीके से उसे भी दर्शा लीजिएगा। तो इसमें जो सबसे बड़ी मैंने बनाई है आप देख रहे होंगे सुपीरियर है। सुपीरियर के बाद जो उससे बड़ी मैंने उससे छोटी बनाई है वो बनाई है ह्यूरॉन। ह्यूरॉन से छोटी आप देखेंगे तो मिशिगन है। मिशिगन से छोटी आप देखेंगे तो एरी है और एरी से छोटी आपकी ओंटेरियो है। इस तरीके से इनका क्रम याद रखना है कि सबसे पहले सबसे बड़ी होती है सुपीरियर, सुपीरियर के बाद ह्यूरॉन, ह्यूरॉन के बाद मिशिगन, मिशिगन के बाद एरी और एरी के बाद ओंटेरियो। ठीक है, तो ये इनका आकार से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हो गया। फिर प्रकृति मैंने बता दी कि इन 5 झीलों की जो प्रकृति है वो मीठे पानी की झीलें हैं, सुपीरियर झीलें हैं, इनको 5 ग्रेट लेक्स कहा जाता है, महान झील भी कहा जाता है, और ये 5 मीठे पानी की झील है। और नहरें बता दी मैंने, नहरों के लिए मैंने बता दिया कि सू नहर है वो सुपीरियर और ह्यूरॉन झील को जोड़ने का कार्य करती है।
इसके बाद जो इरी नहर है, इरी नहर इरी और ह्यूरॉन और इरी झील को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। इसी तरीके से वेललैंड नहर है जो इरी और ओंटारियो झील को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये 5 झीलें हैं। अब मैंने इनको समझा दिया, इसके बाद कल इनकी थ्योरी लिखेंगे, वरना ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। तो आज मैंने इसे समझा दिया है, कल आकर के इसकी थ्योरी लिख लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। समझ में आया हो तो जो भी क्वेश्चंस हो इससे आप इसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मैं इसका आंसर आके वीडियो में दे दूंगा। और इनको आप नोट कर लीजिएगा। इसका एटलीस्ट इस तरीके से मैप जरूर बना लीजिए, क्योंकि मैप से समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तो एक मैप आज आपको इस तरीके से बनाना है। ठीक है, जो आप बाहर से मार्केट से मैप लेंगे, आप उसको उसमें इस तरीके से ड्रॉ करेंगे कि हालांकि ड्रॉ किया हुआ ऑलरेडी आता है। उसके बाद जब आप पॉलिटिकल मैप लेंगे तो इसमें इस तरीके से ड्रॉ किया हुआ ऑलरेडी आता है, बस आपको उसको फिल कर लेना है और ये वाला मैप को आपको बना लेना है। ठीक है, इसके बाद इसकी थ्योरी कल मैं आके आपको लिखाऊंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।